हमारे साथ इस समय अमिताभ कांत जुड़ गए हैं और सीधे चलते हैं अमिताभ कांत के पास। उसके बाद मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी। अमिताभ जी, अभी अभी हमने प्रधानमंत्री को भी सुना और हमारे तमाम यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, हम यहाँ CII सेंटर पे मौजूद हैं, वो मोटे तौर पे काफ़ी खुश हैं इस बजट से और ये कहना है कि इस बजट से हर वर्ग को शक्ति मिल रही है। एक बड़ा क्षेत्र जो युवाओं की रोजगार की बात है कि करोड़ों रोजगार इससे क्रिएट होंगे। आपसे समझना चाहूंगी कि इसका विस्तार क्या है, क्या रोड मैप है इस बजट में, जिससे ये समझ में आए कि ये जो रोजगार है वो जनरेट हो पाएगा और कॉरपोरेट्स को जिसमें शामिल किया जा रहा है एक इंसेंटिवाइज करके इसे, वो किस तरह होगा? देखिए, ये बजट में रोज़गार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले तो जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है उनके लिए 1 महीने की सैलरी भारत सरकार देगा, जिनको 15,000 से 1 लाख तक की जॉब मिलती है। दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगी उनका EPFO में 12.5% वो एम्प्लॉयज़ देते हैं, 12.5% एम्प्लॉयर देता है। उसमें रिडक्शन भारत सरकार करेगा और दोनों को उसका फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। और तीसरा, जो नए एम्प्लॉयमेंट होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 2 साल के लिए 3,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 2 साल के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मेरे विचार से ये एक ऐसा बजट है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और चौथा, 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है इंटर्नशिप के लिए, और वो इंटर्नशिप जो लोगों को मिलेगी वर्किंग के लिए, उसका एक परसेंटेज भारत सरकार मीट करेगी। और इसके अलावा एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस की गई है जो कि स्किल डेवलपमेंट की है और जो 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी और स्किलिंग के लिए। और विमेन लेड डेवलपमेंट में अगर आप देखते हैं तो विमेन के स्कीम्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, उनकी स्किलिंग पे, और वो आवश्यक है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा था कि करीब 8 मिलियन जॉब्स हर साल 2036 तक भारत को बनानी आवश्यक है। तो अगर भारत की स्टोरी ग्रोथ अगर होती है तो ग्रोथ विद जॉब्स उसको बनाना बहुत आवश्यक था, और ये बजट रोजगार पर इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और फोकस लाता है। जी सर, आपने कहा 500 जो कंपनियां हैं वो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगी, तो इसके लिए क्या कंपनियां भी पहले से तैयार हैं? क्या कंपनियों को भी तैयार किया गया है या सरकार ने अभी अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है? नहीं, बातचीत तो की होगी लेबर मिनिस्ट्री ने और उसके बाद ही स्कीम तैयार की गई। और मेरे विचार से ये इंटर्नशिप है, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इंटर्नशिप है। तो इसमें इंटर्न जब लिए जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलता है, कोई जॉब का बेनिफिट नहीं मिलता। वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जो अच्छे इंटर्न्स होते हैं उनको वहीं अब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, तो बहुत बढ़िया है, आइडिया ही बहुत अच्छा मुझे लगा। जी, अमिताभ कांत जी, जब ये बजट पेश किया गया उसके बाद जो पहला रिएक्शन मार्केट की तरफ से था वो बहुत उत्साहित करने वाला नहीं था। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? अगर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है ये, और वैसे भी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, उस रेट मेंटेन्ड है, 6.5 to 7% की ग्रोथ रेट बताई गई, बावजूद इसके मार्केट में वो उत्साह नहीं दिखा, उसका क्या कारण आपको लगता है? देखिए, ये जो बजट है प्रैग्मेटिक है, प्रोग्रेसिव बजट है, लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखता है, अगले 30 वर्षों की स्टोरी को देखता है। स्टॉक मार्केट जो है वो इमीडिएट रिटर्न्स को देखता है, और इमीडिएट रिटर्न्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो लॉन्ग टर्म गेंस पर जो 10% से 12-12.5% स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कुछ सेक्टर्स के लिए, जो कि अब फाइन प्रिंट जब पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म गेन पे 10 से 12.5% हुआ है।
और दूसरा कि जब हम घर लेते हैं या ज़मीन लेते हैं उसका इंडेक्सेशन किया जाता है, और इंडेक्सेशन जब होता है तो इंडेक्सेशन ये एक्विटीज़ में नहीं होता था और ये रियल स्टेट में होता था। तो रियल स्टेट में वो इंडेक्सेशन को हटाया गया है कि सारे एसेट क्लास को एक तरह देखा जाए, रियल स्टेट हो या इक्विटी हो, सबको एक तरह देखा जाए, क्योंकि सबको एक चॉइस होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो ज़मीन खरीदूँ, मैं चाहूँ तो स्टॉक मार्केट में जाऊँ, मैं चाहूँ तो म्यूचुअल फंड लूँ। तो सबका एक जैसा ट्रीटमेंट करने के लिए वो एसेट क्लास पर सारे एसेट क्लास पर एक जैसा टैक्स लगाया गया 12.5% का। और वो इंडेक्सेशन क्योंकि रियल स्टेट के लिए हटा है, कुछ रियल स्टेट कंपनीज को ये इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए प्रॉबेबली स्टॉक मार्केट का रिएक्शन एक दूसरा रिएक्शन होगा। पर वो लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके बाद सब लोग कहेंगे कि यह बजट देश के लिए अच्छा है। जी सर, आर्थिक विकास एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि विकास करें, लेकिन साथ में क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन दोनों को किस तरह से इस बजट में बैलेंस किया गया है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में बजट सहायक आपको लगता है? तो एनर्जी ट्रांजिशन बहुत आवश्यक चीज़ है और भारत ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हमने 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है और हम एक अकेले G20 कंट्री हैं जो कि अपने एनर्जी टारगेट पे काफ़ी आगे हैं। और इस बजट में ये ग्रीन डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन पर बहुत फोकस रहा है और ख़ासकर पंप स्टोरेज जो नई टेक्नोलॉजी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर फोकस किया गया है। और ये दोनों क्षेत्र में आगे चल के हम लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, सोलर पैनल की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं, जिससे कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन क्षेत्रों में कर सकेंगे। पंप स्टोरेज का मतलब है कि हम स्टोरेज एनर्जी, जब रिन्यूएबल एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर कर पाएंगे यहाँ। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। जी, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आपने बताया कि प्रोग्रेसिव बजट है, क्लाइमेट फाइनेंस की क्या गुंजाइश है ये भी देखना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो सभी इन्वेस्टर्स पे एंजल टैक्स अबॉलिश किया गया और कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है फॉरेन कंपनीज का वो भी अब 35% हो जाएगा, 40% से घटकर, उससे किस तरह का बूस्ट देखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या को बूस्ट देने के लिए क्या है इस बजट में? देखिए, इस बजट की 2-3 खासियतें हैं। एक तो फिस्कल, अगर मैक्रो बजट को देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमी को कैसे मैनेज कर रहा है, और वो फिस्कल डेफिसिट जो 5.1 से 4.9 किया और कहा कि हम अगले साल इसको 4.5 पर लाएंगे और एक ग्लाइड पाथ भी देंगे, वो दिखाता है कि बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बजट बनाया है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी को देखा है। दूसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है, क्योंकि पिछले बार 10 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ और 3.4% अपने कैपेक्स स्पेंड कर रहे हैं। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तीसरा कि अगर आप ये बजट देखते हैं तो ये इनोवेशन और रिसर्च के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का जो एंजल टैक्स हटाया है, वो एक बहुत बड़ा हर्डल था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, और उसको हटाने से एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। और ये बजट में ओवरऑल देखिए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, इस सब का बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो डिजिटाइजेशन होगा या इनोवेशन रिसर्च या स्पेस में, जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, तो जो स्पेस इकोनॉमी में वेंचर फंड बना या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च फंड है, ये सब देश को अगले 30 वर्षों की ग्रोथ 8 या 9% की ग्रोथ धारा पर ले जाएगा, और उससे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इस बजट में दिखाई जाती है।
जी, धन्यवाद आपका। जैसे आपने कहा और पहले भी कहा गया कि जो बजट है इसको आधार रखकर आगे के बजट बनेंगे और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ कांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।